हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपने क्लास 12 का पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी में ये 12 में काफ़ी अच्छा नंबर का आता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सीबीएसई का डायरेक्ट डाउनलोडेड सिलेबस है ये। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से आपका कितना मार्क्स का आता है? 36 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसके आउट ऑफ 80 में। एंड देन कंपनी से 24 मार्क्स का आता है। एंड देन यहाँ पर जो पार्ट भी है टोटल मिला के आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं। एंड 20 मार्क्स तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर रहता है आपका प्रोजेक्ट का रहता है। सो ये जो पार्टनरशिप जो अपने स्टार्ट करने वाले हैं, इट कॉम्प्राइज ऑफ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, दैट इज 36 मार्क्स। और इसको कवर करने में काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स भी है जिसको अपने कवर अप करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेबस में जो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जैसे ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आ जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स से यदि आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपका कितना मार्क्स कवर अप होता है? 5 to 8 मार्क्स तक का आपका आ जाना चाहिए। कुछ क्लियर कट ब्रेकअप नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। देन आता है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर आपने सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और आपने ये भी सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो ये रहेगा अपना 36 मार्क्स का कवर अप करने वाला है। और आज आपने जो करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, ठीक है। सो ये क्या हुआ सर? क्लास 11 तक ना आपने क्या सीखे थे सर? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यदि आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाए, तो क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर अपने बनाते थे बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता था ना, वो अल्टीमेटली कहां चला जाता था? कैपिटल में जुड़ जाता था। ओके, हम लोग कैपिटल में जोड़ देते थे क्योंकि एक ही मालिक है, कोई टेंशन नहीं है वहां पर। सारा जो प्रॉफिट है उसी का है, नुकसान है उसमें से माइनस कर देंगे। सो कोई झमेला ही नहीं था, एक ही आदमी था। लेकिन जब एक से ज्यादा आदमी हो जाए तब थोड़ा झमेला हो जाता है। तो पहले अपने क्या करते थे? लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या है कि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से आपने सैलरी, एडवर्टीजमेंट और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके आपके पास जो प्रॉफिट आया 4 लाख रुपीस का, ये 4 लाख रुपीस को हम लोग क्या करते थे? ट्रांसफर टू कैपिटल कर देते थे। ट्रांसफर टू कैपिटल, ये कैपिटल में जुड़ जाए क्योंकि ये एक ही मालिक है, ठीक है। अब ये यहां पर आके जुड़ जाता था। देखो यहां पर प्रॉफिट जुड़ी है। सो स्टार्टिंग का जो कैपिटल है उसके साथ यदि कुछ एडिशनल कैपिटल किया साल में, उसके बाद यदि कुछ कैपिटल विदड्रॉ किया उसको माइनस कर देते थे। फिर उसके बाद आपका यदि कुछ ड्राइंग से उसको भी माइनस कर देते थे। एंड यदि प्रॉफिट एंड लॉस था वहां पर प्रॉफिट को एंड लॉस को माइनस कर लेते थे। तो इससे आ जाता था अपना क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर ना जो एक लौता जो मालिक है उसमें जो प्लस और माइनस हो रहा है कैपिटल में, अपने को क्लियरली समझ में आ जाता था, ठीक। और उसको कोई झमेला भी नहीं था। बट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर दो से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व है, वहां पर क्या होगा? इस प्रॉफिट को, ये जो नेट प्रॉफिट जो यहां पर दिख रहा है आपको, इस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। अमोंग हुम? अमोंग द पार्टनर्स। अमोंग द पार्टनर्स बांटना पड़ेगा। और कैसे बांटेंगे? अपने अलग अलग तरीके से बांटेंगे। कभी अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया रहेगा, अपने बोलेंगे सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, ये सब चीज करके अपने जो एग्रीमेंट बना रहेगा उस एग्रीमेंट के तहत अपने इस प्रॉफिट को बांटेंगे। और लास्ट का जो फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा, जिसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। ए बी सी डी जितना भी हो, यूजुअली अपने केस में ए बी सी 3 पार्टनर्स ही मैक्सिमम देने का कोशिश करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो आपको? सो अपने को एक और चीज क्लैरिटी हुआ सर, क्लास 11 में अपने जो करते थे फाइनल अकाउंट, वो था एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और अभी जो अपने अकाउंटिंग करेंगे वो है एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ता है उस प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए, जिसको अपने बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यदि पार्टनरशिप का डेफिनेशन आ जाए तो क्या है? एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा। सर कितने तक? क्या 100, 150, 200 नहीं, एक लिमिटेशन है, ठीक है। जो एग्री करता है कुछ एक काम करने के लिए, एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, जहां पर वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा शेयर किया जाएगा। सो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है एक पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। ये आपको दिख जा रहा है यहाँ पर। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कि हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, दैट इज 50 मेंबर्स, नॉट मोर देन 50 मेंबर्स, क्योंकि 50 से ज्यादा होने से अलाउड नहीं है, क्योंकि एक दायरा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विच यू कैन हैव इज 50। ये एक एमसीक्यू में भी आने लायक का क्वेश्चन है,
ठीक है। सो ये जब पार्टनरशिप डीड जो आप बोल रहे थे ना, 2 और 3 जब पार्टनर्स मिल जाते हैं ना, तो झगड़ा होने का चांसेस रहेगा। तो अपने कुछ एग्रीमेंट कर लें, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे वो लिख के हो, चाहे वो बोल के हो। एक एग्रीमेंट हो जाने से चीज़ें क्लियर रहती हैं, ठीक है। सो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो, ठीक है। हम लोग रेकमेंड करते हैं रिटर्न रहना चाहिए, क्योंकि कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना, तो काफ़ी काम आते हैं। ओरल में तो क्या मुकर भी सकता है कोई आदमी, ठीक है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हो तो बेहतर है। इट ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, और इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही अपने क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वैसे ये पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में काफी अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट सर, यदि पार्टनरशिप डीड यदि आपने न बनाए तो, और बाद में कोई झमेला हो जाए तो तब क्या होगा? जब पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो और कोई झमेला होने का चांसेस रहता है या हो गया, ओके, तो उस केसेस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, ओ माय गॉड, आपको बनाना चाहिए था। लेकिन सिंस आपने नहीं बनाया और झमेला हो गया है, तो हम ये कुछ कुछ चीज़ों को मानेंगे। क्या क्या चीज़ों को मानेंगे? सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाहिए? किसी ने 10 लाख दे दिया, किसी ने 5 लाख दे दिया, क्या हम 2:1 में कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटेंगे? ना। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या कोई उसमें साइलेंट है, उसमें क्लॉज जो साइलेंट है, डीड में यदि साइलेंट है, तब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी ने बहुत ज्यादा कैपिटल दिया हो या कम कैपिटल दिया हो। सैलरी और कमीशन क्या देना पड़ेगा पार्टनर्स को? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना पड़ेगा? नहीं देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या लेंगे वो लोगों से? नहीं लेंगे। क्या यदि पार्टनर ने कैपिटल के रूप में पैसा ना देके यदि लोन के रूप में पैसा दिया हो, लोन दिया हो फर्म को, तो उस केस में अपने क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ठीक है, यहां पर भी आप साइलेंट हो, लेकिन यदि लोन का जिक्र हो रहा है तो उस लोन के केस में क्या करेंगे? 6% पर एनम के केस में अपने क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे। सो इसका मतलब सर दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाला। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल, और दूसरा चीज, यदि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो अपने इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देंगे, उसको अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, उसको देना ही पड़ेगा अपने, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो। एंड नेक्स्टली सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? 6% पर एनम। यहां से तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें एमसीक्यू में आती रहती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ गया। तो बट एट द सेम टाइम सर, आप जो कब से बोल रहे हो बांटना है बांटना है बांटना है, उस बांटने के लिए आपने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हाँ, इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच वी यूज्ड टू डू इट इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी शैल बी क्रिएटिंग वन मोर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? बांटना। तो जो प्रॉफिट आया है ना, उस प्रॉफिट को अपने क्या करेंगे? सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में अपने क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि रिजर्व में भी कुछ रखना है वो भी रख लो, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है बोर्ड में, यदि प्रॉफिट एंड लॉस में यदि प्रॉफिट है तो यहाँ पर लिखेंगे, और यदि लॉस हो गया, मैंने सेटेड कर दिया यहाँ पर, यदि लॉस है तो ये दोनों में कोई भी एक चीज ही हो सकता है, ठीक है। पार्टनर को सैलरी देना है, ठीक है सर, बांटना ही तो है। इस चैप्टर में अपने बांटना ही सीखेंगे, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। कमीशन आ गया उसको बांटेंगे, इंटरेस्ट इन कैपिटल आ गया उसको बांटेंगे, ठीक है। और यदि अपने को इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स लेना है वो लोगों से, वो भी ले लेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आता है उसको अपने क्या करेंगे? इधर बांट देंगे ए और बी के बीच में। किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यदि क्वेश्चन साइलेंट है, यदि डीड साइलेंट है, अपने लिए तो डीड तो देगा नहीं, क्वेश्चन ही डीड की तरह रहेगा। तो जब यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इस तरीके से अपने बांटेंगे, कोई झमेला नहीं, एक सिंपल सा एक लेजर बनाएंगे और चीजों को बांट देंगे। आई होप ये एक छोटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था आपको समझ में आया।